नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तेरा ये बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी है, नखून से लग रहे थे यहाँ। कह रहा मैं इसको बहन बना रहा हूँ। मैंने कहा अगर बहन का रिश्ता बना रहा ना तो बहन ही बना के रखी हो। गला दबा रहा था तो मैंने बचाने की भी कोशिश करी तो उसने पीछे धक्का दे दिया और मुझे भी धक्का दे के भागा। वो सिर्फ पानी मांग रही थी लास्ट टाइम कि मुझे पानी पिला। तो साल से आता था, उसको पता था कि हाँ वो इस टाइम कपड़े धोने जाएगी या पानी भरने जाएगी। शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारा धर्म अलग है, तुम्हारा अलग है। जब फांसी वो 18 साल की लड़की, नाम था नेहा तिवारी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। सहज और साधारण सी नजर आने वाली लड़की, जिसका एक सुंदर सा घर और परिवार है। उसके घर से थोड़ी दूर पर एक दुकान है। दुकान में एक युवक काम करता है, नाम है तौफीक। अक्सर दुकान में ही रुकता था और वहीं नौकरी भी करता था। पड़ोस में होने के चलते तौफीक अक्सर नेहा के घर आता, परिवार वालों के साथ भोजन भी करता था। इसकी वजह यही हो सकती है कि नेहा के परिजन तौफीक को अपना नज़दीकी मानते होंगे या शायद परिवार के सदस्य जैसा। नेहा और तौफीक एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। नेहा तौफीक को भाई मानती थी, रक्षाबंधन पर उसे राखी भी बांधी थी। तौफीक ने खुद नेहा की मां से कहा था कि उसकी कोई बहन नहीं है, वो नेहा को बहन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि नेहा उसको राखी बांधे, लेकिन असल में वो कुछ और ही सोचता था। पिछले कुछ समय से तौफीक की नेहा पर अच्छी नज़र नहीं थी। उसकी बातों में अंतर आ चुका था। उसने भले नेहा को बहन माना था, पर अब उसका रवैया भाइयों जैसे नहीं रह गया था। वो नेहा का पीछा करता था, कॉल करता और बात नहीं करने पर धमकी देता था। नेहा जहाँ काम करती थी, पीछा करते हुए वहाँ भी आ जाता था। उसकी माँ ने तौफीक को समझाया भी था कि वो अलग धर्म का है, इसलिए दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। बहन बोलने और राखी बंधवाने के बाद तौफीक ऐसा सोच भी कैसे सकता है। 2 दिन पहले तौफीक बुर्का पहनकर नेहा के घर में दाखिल होता है। घर की छत पर पहुंचता है, जैसे उसे पता था कि नेहा कहाँ है। नेहा के परिजनों का आरोप है कि छत पर तौफीक नेहा का गला दबाने की कोशिश करता है। नेहा ने बचाव किया, जिसके चलते उसके गले पर नाखून के निशान भी मिले। परिजनों के मुताबिक इतना कुछ होने के बाद तौफीक नेहा को 5वीं मंजिल से धक्का दे देता है। नेहा नीचे गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तौफीक मौके से भाग जाता है। आसपास मौजूद लोग नेहा की तरफ दौड़ते हैं, शोर होता है, घर वाले भी आते हैं। सभी नेहा को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन तब तक एक मासूम और निर्दोष लड़की की कहानी खत्म हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, स्थानीय लोगों से जानकारी इकट्ठा करती है। जांच में पता चलता है कि तौफीक फरार है। फिलहाल इलाके में तनाव है, पुलिस तैनात की गई है। नेहा का अंतिम संस्कार भी पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ। घटना की एक और जानकारी सामने आई है जो हैरान करती है। ज्योति नगर के जिस इलाके में ये वारदात हुई, वहाँ लोगों के बीच तौफीक का डर है, इसलिए घटना का कोई भी चश्मदीद बयान देने के लिए तैयार नहीं है। अगर बयान ही नहीं दर्ज होंगे तो पुलिस जांच कैसे करेगी? सिर्फ सबूतों के आधार पर जांच कितनी लंबी चलती है? ऐसे तो तौफीक को आज नहीं कल फ्री पास मिल जाएगा। एक अपराधी समाज में खुला घूमेगा और बाकियों को भी ये करने की हिम्मत मिलेगी। फिर हेडलाइंस आएंगी कि कैसे एक निर्दोष की जान चली गई। बात है 2022 की, महीना रहा होगा अगस्त। झारखंड का शहर है दुमका। 17 साल की एक लड़की थी, पढ़ने में अच्छी थी, दिखने में सभ्य और सुंदर थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। उम्र थी महज 17 साल, यानी नाबालिग थी। नाम था अंकिता सिंह। 23 साल का शाहरुख उसका पीछा करता था, डराता और धमकाता था, शादी का दबाव बनाता था। एक रात अचानक लड़की से कहता है, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो जान से मार दूंगा। डरी सहमी बिटिया ये बात अपने पिता से कहती है। पिता उसे संबल देते हुए सुबह शाहरुख से बात करने का वादा करते हैं, लेकिन उसके पिता को शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि अगली सुबह अंकिता की अंतिम सुबह होगी। शाहरुख अंकिता के घर आता है और पेट्रोल छिड़क कर अंकिता को आग लगा देता है। उसका शरीर 90% तक जल जाता है। परिजन अंकिता को अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ समय में उसकी मौत हो जाती है। घटना को 3 साल हो गए। तब से लेकर अब तक इस मिजाज की न जाने कितनी घटनाएं हो गईं। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मई 2023, दिल्ली की शाहबाद डेयरी। 20 साल का साहिल 17 साल की साक्षी पर चाकू से लगातार कई वार करता है। मारने के बाद उसे बड़े से पत्थर से कुचल देता है।
पोस्टमार्टम में लड़की के शरीर पर चाकू के 34 निशान मिलते हैं। वजह वही तथाकथित प्रेम, धमकी और दबाव। एक और बड़ा मशहूर केस था। साल था 2020, हरियाणा के वल्लभगढ़ का चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड। 20 साल की निकिता पेपर देकर घर जा रही थी। एक कार उसका रास्ता रोकती है। तौसीफ नाम का युवक कार से बाहर आता है, निकिता को कार में खींचने की कोशिश करता है। निकिता डरती नहीं है, मजबूती से विरोध करती है, जिस पर तौसीफ उसे गोली मार देता है। वारदात के दौरान रेहान नाम का युवक उसके साथ था। तौसीफ और निकिता 12वीं तक साथ पढ़ते थे। वो निकिता पर शादी का दबाव बनाता था। शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। तौसीफ 2018 में भी निकिता का अपहरण कर चुका था। तब निकिता के परिजनों ने उस पर FIR दर्ज कराई थी। फिर तौसीफ के परिजनों ने हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगी, तो निकिता के परिजनों ने शिकायत वापस ले ली थी। जबकि तौसीफ किसी सामान्य परिवार से था भी नहीं, एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आता था। उसके दादा कबीर अहमद विधायक थे। उसका चचेरा भाई आफ्ताब अहमद मेवात जिले की नूंह सीट से कांग्रेस विधायक था। उसके ताऊजी खुर्शीद अहमद हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके थे। उसके चाचा जावेद अहमद सोहना विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन तौसीफ के लिए क्या ज़रूरी था? एक लड़की को गोली मार देना, क्योंकि उसने शादी के लिए मना कर दिया था। आखिर कितनी नेहा या कितनी अंकिता या कितने कोई और नाम जो गुमनाम बनकर रह जाते हैं? नामों का क्या है? पूरी की पूरी लिस्ट रखी जा सकती है, लेकिन क्या वो लिस्ट कोई बदलाव ला पाएगी? आखिर कितनी निर्दोष लड़कियां इन जल्लादों की जाहिलियत की भेंट चढ़ जाएंगी? क्या कोई तरीका या कोई कानून नहीं है जो इन बेरहम और बेशर्मों को सही सज़ा दिला सके, जिससे अगला जाहिल ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे? इन घटनाओं का पैटर्न कितना कॉमन है। अलग मजहब का एक युवक, अलग धर्म की एक लड़की, तथाकथित प्रेम का दबाव, धमकी, पीछा, प्रताड़ना और अंत में मानवता के सारे भाव त्याग कर हत्या। कभी जलाकर, कभी चाकुओं से गोदकर, कभी गोली मारकर, कभी पत्थर से कुचलकर, तो कभी छत से धक्का देकर। सबसे बड़ी बात यह कि पकड़े या गिरफ्तार किए जाने के बाद इनके चेहरे पर कोई मलाल, कोई पछतावा या किसी भी तरह का अफसोस नजर नहीं आता है। सब बड़े आत्मविश्वास के साथ हथकड़ियाँ पहने देखे जा सकते हैं। कभी कभी तो ये मुस्कुराते हैं जैसे न जाने कितनी बहादुरी का काम किया हो। लोग कहते हैं कि हर चीज़ में मजहब देखना गलत है, हर घटना को मजहबी रंग देना गलत है। बेशक गलत है। मैं भी मानता हूँ कि हर घर से तौसीफ या तौफीक नहीं निकलता होगा, लेकिन जिन घरों से निकल रहा है उनका क्या? उनके घर वाले क्या कहकर खुद का बचाव करेंगे? जिनका बेटा कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल है, जो स्वघोषित प्रेमी है पर असल में अपराधी है। क्या मजहब छिपा देने से या तौफीक को अलग समुदाय का बताने से ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? ऐसी घटनाओं की पड़ताल होती है तो पता चलता है कि आरोपित के परिजनों को सारी जानकारी थी। उन्हें पता था कि उनका बेटा कम अपराधी क्या करता है। फिर भी लोग आंख मूंद लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़ी वारदात हो जाए। ऐसी घटनाओं की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इन दरिंदों को कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। कड़ी सज़ा का मतलब कम से कम फांसी। कड़ी सज़ा नहीं होती, उल्टा उनकी जमानत हो जाती है। वो फिर से उसी समाज का हिस्सा बन जाते हैं। बस फिर क्या, उनके जैसे 10 और पैदा होते हैं। कोई और नेहा, कोई और अंकिता, साक्षी या निकिता बेरहमी से मार दी जाती है। अब तो हालात ही ऐसे हो गए हैं कि ऐसी घटनाएं रूटीन न्यूज़ बनकर रह गई हैं। इन पर जितना विरोध होना चाहिए उतना भी नहीं होता। जितनी मोमबत्तियां जलनी चाहिए उतनी तक नहीं जलती हैं। दोषी को दंड तो दूर, हम कायदे से विरोध नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम न्याय मांगने का अधिकार भी खो देते हैं। हमारा काम तो घटना की जानकारी देने तक सीमित था। ऐसे अपराधियों को पहचानना समाज का और उन्हें सज़ा देना कानून का काम है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस निष्पक्ष होकर मामले की जांच करे, न्यायालय में तरीके से सुनवाई हो और अपराधी को कड़ी सज़ा मिले। कुछ भी हो, बस ऐसे जाहिलों को खुली हवा में सांस लेने का मौका न मिले। इन्हें किसी भी तरह से छोड़ा न जाए। हर संभव कार्रवाई हो और मृतक को न्याय मिले।